जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माइंड अलर्ट क्रिएशन में। दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के इतिहास एवं उत्कर्ष, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पार्ट 3। पार्ट 1 में आपको मौर्य साम्राज्य से संबंधित विस्तृत जानकारी मिल जाएगी तथा पार्ट 2 में आपको मौर्य साम्राज्य एवं उसके इतिहास से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिनको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिल पाएगा उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में जा कर के मौर्य साम्राज्य से संबंधित पार्ट 1 तथा पार्ट 2 को देखिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपके प्यार, सपोर्ट और से हमारे चैनल में 113,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो जो हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही प्यार का क्षण है कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। तो दोस्तों, मेरा उन लोगों से निवेदन है जो कि चैनल में वीडियोस देखते हैं और शॉर्ट्स को देखते हैं, तो आप लोगों ने बेल नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है, जिससे आपके पास वीडियो का जो लिंक है जल्दी से नहीं आ पाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जिससे आपको चैनल पर आने वाले जो एजुकेशनल वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो इसी क्रम में आज हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो मौर्य साम्राज्य का इतिहास एवं उत्कर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पार्ट 3। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न बहुत ही धमाकेदार मज़ेदार होने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, और जिनको भी पार्ट 1 पार्ट 2 देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य? तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि भारत में पहला जो साम्राज्य स्थापित किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र जो भी जीता गया होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही जीता गया होगा। तो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो गया है, यानी मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। तो दूसरा प्रश्न है, वह शिलालेख कौन सा है जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो पहला ऑप्शन है कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, अशोक का सोपारा शिलालेख। तो दोस्तों, 150 ईस्वी के रुद्रदमन की जूनागढ़ शिलालेख में सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे कि यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का वह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। तो इसका अर्थ हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन सी है, यानी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यानी वह शिलालेख कौन सा है जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो कौन सा हो जाएगा? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। चलिए देख लेते हैं तीसरा प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर कौन, यानी सिकंदर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, प्रशासक यानी गवर्नर नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो उसका ऑप्शन पहला है समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त। तो दोस्तों, हमें मालूम है कि जो सेल्यूकस निकेटर हैं उनको अगर हराने वाले कोई थे तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसकी वजह से उन्हें 4 राज्य मिले थे। और वो 4 राज्य किसने दिए थे? सेल्यूकस निकेटर ने उन्हें उपहार स्वरूप भेंट किए थे, और अपनी पुत्री कार्नेलिया या हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। उसके एवज में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथियों को सेल्यूकस निकेटर को दान में दिया था। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष में पराजित किया था? 317 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व? तो इसका सही हो जाएगा आपका 305 ईसा पूर्व में उसको पराजित किया था। किसको पराजित किया? सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो ऑप्शन है अशोक, अकबर, रणजीत सिंह या शिवाजी। तो दोस्तों, अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रख कर ही ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सकें। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसी नैतिक
नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था, जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उनके त्रिविध आयाम थे। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी अशोक। यानी करुणा, उदारता और सहिष्णुता के आधार पर राजधर्म की स्थापना अशोक जी ने की थी। तो चलिए देख लेते हैं इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग। तो दोस्तों जो आपका श्रीलंका है वो आपका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। कहते हैं श्रीलंका जो है वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय इस शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतयुक्त, केरल पुत्र एवं तानपर्णी को छोड़कर, तानपर्णी किसको कहा जाता था? श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को सीमावर्ती राज्य कहा गया है। और जो अशोक थे उन्होंने एकमात्र विजय प्राप्त की थी, वो कौन सी थी? कलिंग की विजय। तो यानी कह सकते हैं अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। अफगानिस्तान और बिहार जो उनके साम्राज्य में था वो यानी पुरुषों मतलब जो क्या नाम पूर्वजों के आधार पर था। जो उन्होंने जो सीमावर्ती राज्य थे यानी जो तटीय क्षेत्र थे उनको उन्होंने विजित नहीं किया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी क्रम में कौन सा कह रहा है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवा मुख्य शिलालेख, प्रथम स्तंभ शिलालेख। तो दोस्तों आपको पता होगा अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहालेख। गुहालेख मतलब गुफाओं में लिखे गए अभिलेख। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार हमारा द्वितीय मुख्य शिलालेख जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा, इसमें कौन कौन से राज्यों का उल्लेख मिलता है? चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। जबकि श्रीलंका को यहाँ पर ताम्रपर्णी भी कहा गया है अशोक के शिलालेखों में। तो चलिए देख लेते हैं अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि भाग किसने निर्माण करवाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भगवान महावीर ने या धन्वंतरि ने? तो कहते हैं कि जो अशोक थे वो अपने युद्धों के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना कि उनके जो धर्म थे उसमें विजेता एवं लोक जो कल्याणकारी कार्य थे उनकी वजह से प्रसिद्ध हुए। तो इसमें हो जाएगा अशोक, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भारत में प्रथम अस्पताल और औषधि भाग का जो निर्माण था वो अशोक ने करवाया था। तो ये चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है और महत्वपूर्ण प्रश्न होगा वो भी। तो हमारा नवा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगृह। तो इसका आंसर पाटलिपुत्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो बौद्ध सभा की जानकारी हमें सिंघली अनुश्रुतियों से मिलती है। सिंघली अनुश्रुतियाँ कौन कौन सी हैं? दीपवंश तथा महावंश। अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई थी। कौन सी संगीति हुई थी? तृतीय संगीति हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष्य नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। कौन किसने की थी? मोगलीपुत्र तिष्य नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। चलिए देख लेते हैं इसी क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण और अगला प्रश्न। तो 10वां और महत्वपूर्ण प्रश्न है, रज्जुक कौन थे? चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य प्रशासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग या शक सेना में अधिकारी। तो इसका हो जाएगा रज्जुक जो थे वो आपके कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। कहते हैं अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नाम के अधिकारी का उल्लेख मिलता है। किसके अभिलेखों में? अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नाम के अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चों को सौंप कर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। ये अगर अब कभी कभी आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये किसने कहा है, कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री क्या होती है? जो बच्चे को जन्म देती है या पालन पोषण करने वाली होती है, के हाथों में बच्चों को सौंप कर आश्वस्त हो जाते हैं। आश्वस्त मतलब उनको चिंता मुक्त हो जाते हैं। तो उसी प्रकार मैंने जो ग्रामीण जनता उसकी देखभाल के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की। और कहते हैं जो रज्जुक हैं वो वास्तव में आधुनिक जो जिलाधिकारी हैं उनके समान उनकी व्यवस्था थी। इन्हें राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त होते थे। तो जान के रज्जुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। और इसकी जो वर्णन है वो किसने किया? अशोक ने अपने अभिलेखों में किया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो
तो अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सार्थवाह किसे कहते थे? दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को या तीर्थयात्रियों को? तो जो मौर्य काल था उसमें व्यापारिक काफिलों या कारवों को सार्थवाह की संज्ञा दी गई है। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। यानी जो आपके चाणक्य थे उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र में, उसमें भी व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा है। तो आपसे कभी भी पूछ सकता है कि सार्थवाह का क्या अर्थ होता है, तो आप बताएंगे कि व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक, रज्जुक। तो दोस्तों हम लोग आपको इसके पहले प्रश्न में बता चुके हैं कि रज्जुक जो थे वो मौर्य काल के प्रशासनिक अधिकारी थे। उसी प्रकार प्रादेशिक और युक्त भी मौर्य साम्राज्य के जो थे प्रशासनिक अधिकारी थे। जो युक्त होते थे वो क्या होते थे? वे जिले के अधिकारी होते थे, वे राजस्व को वसूल करते थे। और जो प्रादेशिक होते थे इन सब के यानी युक्त और रज्जुक के मंडल अधिकारी होते थे। और जो रज्जुक होते थे वो क्या होते थे? ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी योगदान को दिया करते थे और ये न्याय और जो राजस्व थे दोनों कामों को संभाला करते थे। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा कि अग्रहारिक इसका भाग नहीं था। मौर्य साम्राज्य में कितने प्रकार के पदाधिकारी होते थे? 3 प्रकार के पदाधिकारी होते थे और इसका प्रमाण हमें अशोक के अभिलेखों से मिला है। तो कौन कौन से होते थे? युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक। तो पहला होगा इसमें जो सीरियल अगर हम लोग देखें तो पहला नंबर होगा इसमें आपका युक्त का, दूसरा नंबर होगा रज्जुक का और तीसरा नंबर होगा प्रादेशिक का। तो चलिए देख लेते हैं इसी क्रम में अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, कनिष्क ने। तो दोस्तों आपको पता है सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो मौर्य काल है उसमें जो स्तंभ थे वो किससे बनाए जाते? तो जो चुनार का बलुआ पत्थर है उससे बनाए जाते थे। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और किसने बनवाया था? आपके अशोक जी ने बनवाया था। तो चलिए देख लेते हैं इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त, कौटिल्य, गौतम बुद्ध या अशोक? तो जो सांची का स्तूप था वो आपका बनवाया था अशोक जी ने। किसने बनवाया था? अशोक जी ने। और जो और भी इनके स्तूप हैं वो मिले हैं अमरावती, भरहुत, सारनाथ। तो कहते हैं कि जो आपका जो सांची का स्तूप है वो आपका है मध्य प्रदेश के, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ पर है सांची का स्तूप? आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और जो आपका भरहुत स्तूप है वो मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। और भरहुत और सांची के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इसकी जो खोज थी वो कर्नल मैकेंजी ने की थी। तथा धामेक का जो सारनाथ का धामेक स्तूप है वो गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बना है। अगर कहा जाए तो केवल जो धामेक स्तूप है सारनाथ में वो गुप्तकालीन बना हुआ है। और जो भरहुत है, सांची है, अमरावती का स्तूप है वो आपके मौर्यकालीन है। तो इस प्रकार हमें पता चला कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? तो दोस्तों अशोक के जो शिलालेख है उसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। और जो इस शिलालेख हैं वो 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए। 8 भिन्न भिन्न स्थान कौन है? सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुडी, सोपारा। कौन कौन से हैं 8? फिर से एक बार दोहराइए मेरे साथ। सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुडी, सोपारा। तो ये 8 जगह पर अभिलेख प्राप्त हुए और 14 अभिलेखों का समूह है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपका, निम्नलिखित में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है? कालसी, गिरनार, सहबाजगढ़ी या मेरठ? तो दोस्तों सहबाजगढ़ी और एक और है आपका मानसेहरा। कौन कौन? सहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में लिखे हैं। बाकी इसके अलावा जो 6 स्थानों पर पाए गए अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं।
तो अगला 17वां और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा पर लिखे गए थे? पाली, संस्कृत, प्राकृत या ब्राह्मी? तो जो पत्थर पर शिलालेख लिखे गए थे वे आपके प्राकृत भाषा में लिखे गए थे और प्राकृत भाषा ही मुख्य भाषा थी अभिलेखों की। इसे पढ़ने का प्रथम श्रेय आपको जाता है जेम्स प्रिंसेप को। तो चलिए देख लेते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप, जॉर्ज व्यूलर, विंसेंट स्मिथ, ए कनिंघम। तो ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया था। और ये एक अंग्रेज़ थे। कौन थे? ये एक अंग्रेज़ थे। तो आपको इस चीज़ को पता चला गया कि जो अशोक के अभिलेख थे उसको पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है, जो कि एक अंग्रेज़ अधिकारी थे। और उन्होंने किसे पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। किसे पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। तो चलिए देख लेते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा या खरोष्टी? तो दोस्तों मैंने आपको जब विस्तृत पाठ पढ़ाया था मौर्य साम्राज्य का, तो उसमें खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि के बारे में भी बताया था। जो कहते हैं खरोष्टी लिपि जो थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन या कनिंघम आदि विद्वानों को है। तो जो आपकी ब्राह्मी लिपि थी उसे केवल जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, लेकिन जो खरोष्टी लिपि थी उसे पढ़ने का श्रेय आपको जाता है किसको किसको गया है? मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन, कनिंघम, इन लोगों ने पढ़ा था। और ये कहाँ की लिपि थी? उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। तो इस प्रकार 19वें का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मकीर्ति या धर्मदेव? तो अशोक के जो अभिलेख है उसमें उन्हें सर्वत्र रूप से देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि उपाधियों से संबोधित किया गया है तथा पुराणों में उन्हें अशोक वर्धन की भी संज्ञा दी गई। इसलिए अशोक अपने शिलालेखों में सामान्यतः प्रियदर्शी के रूप से जाने जाते हैं, अतः बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने कर लिए हैं 20 प्रश्न। तो आज इस वीडियो का अंत इसी प्रश्न के साथ हुआ। तो दोस्तों आपको पार्ट 4 में इसी से संबंधित अभी और भी प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे सीखने और कायदे से पढ़ने से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। एक साथ में अगर 100 प्रश्न डाल दूंगा और तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। छोटे छोटे प्रश्नों की श्रृंखलाएं बना करके आपकी समझ ला रहा हूं, जिससे आपका ज्ञानवर्धन हो सके। तो दोस्तों जो भी लोग आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या केबीसी की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपके अपने नेक्स्ट वीडियो में मौर्य साम्राज्य का इतिहास एवं उत्कर्ष महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पार्ट 4 में। तब तक देखते रहिए माइंड अलर्ट क्रिएशन, जुड़े रहिए हमारे दूसरे चैनल माइंड अलर्ट क्रिएशन पार्ट 2 से। चलिए थैंक यू।